नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर मंथन जारी। सीएम राजे और रामलाल के बीच हुई दूसरे दौर की वार्ता। अमित शाह और सीएम राजे की बैठक के बाद ये वार्ता हुई है। बातचीत के बाद पार्टी मुख्यालय से सीएम राजे निकल गई हैं और आज हो सकती है प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा। तो प्रदेशाध्यक्ष को लेकर जो घमासान है, जो माथापच्ची है, उसका दौर अभी भी जारी है। नाम पर मंथन किया जा रहा है। तमाम प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम राजे और रामलाल के बीच में दूसरे दौर की वार्ता हुई है। अमित शाह और सीएम राजे की बैठक के बाद ये वार्ता हुई। बातचीत के बाद पार्टी मुख्यालय से सीएम राजे निकल सकते हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अशोक परनामी के इस्तीफे के बाद सभी की निगाहें टिकी है कि कौन होगा प्रदेश का अगला अध्यक्ष। तो लगातार पार्टी और संगठन के बीच में मंथन जारी। केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान सरकार भी नामों पर लगातार मंथन कर रही हैं और इसी बीच जो तमाम मंत्री हैं प्रदेश के वो दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंची हैं। अमित शाह के साथ उन्होंने वार्ता की है और अब वार्ता के दूसरे दौर में रामलाल के साथ उन्होंने बैठक करी। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, लगातार यहां पर वार्ताओं का दौर चल रहा है। सहमति कब तक बन पाएगी? कौन से ऐसे नाम हैं जो कि इस रेस में सबसे आगे अब नजर आ रहे हैं? किसके नाम पर मुहर लग सकती है? देखिए अनीता जी, लंबी बैठक चली है। करीब 3.5 घंटे से ज्यादा की ये बैठक चली और 3 अलग अलग दौर में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री जब आई थी यहाँ पर तो सबसे पहले उनकी तकरीबन 1.25 घंटे से ज्यादा की संगठन महामंत्री रामलाल के साथ बैठक चली। उसके बाद में रामलाल ने अमित शाह को जाकर ब्रीफ किया। उसके बाद अमित शाह के साथ रामलाल और वसुंधरा राजे दोनों बैठे और उनकी बैठक चली। 1 घंटे के लगभग ये बैठक चली और उसके बाद उसके कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और रामलाल के बीच में तीसरे दौर की बातचीत चालू हुई। 3 दौर की करीब 3.5 घंटे की लंबी ये बैठकें चली है। जब बैठक हुई अमित शाह के साथ में तो बैठक खत्म करने के बाद अमित शाह पार्टी कार्यालय से निकल गए थे। उसके बाद लगभग 1 घंटे सीएम राजे और संगठन महामंत्री रामलाल ने बैठक की है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम केंद्र अभी भी अपनी प्रायोरिटी में रख कर बात कर रहा है प्रदेश नेतृत्व से और वसुंधरा राजे ने अपने अलग तर्क दिए हैं इस बैठक में। हालांकि उनका जो स्टैंड है, दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है। दोनों की तरफ से सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर अब एग्जैक्ट उन लोगों के बीच में क्या बात हुई है ये अभी तक साफ तौर से खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे वहां से निकली हैं वो काफी देर तक बैठी रही। वहां अन्य लोगों से वी सतीश भी उसी बैठक में मौजूद थे जब तीसरे दौर की बैठक हुई रामलाल और वसुंधरा राजे के बीच में। तो एक विस्तार से चर्चा हुई है और न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पर बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों पर भी विस्तार से बात हुई है। कुछ देर बाद में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकेगी कि इनके बीच में किन किन मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो कोटा सांसद हैं ओम बिरला, उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। जो प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता और जो मंत्री हैं अरुण चतुर्वेदी, उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। नारायण पंचारिया जो राज्यसभा सांसद है उन पर भी चर्चा हुई है। चर्चा का नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। बेनतीजा नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत हद तक सहमति बनाने की कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से की गई है और अब वसुंधरा राजे बीजेपी ऑफिस से निकल गई हैं। इसका परिणाम क्या आता है ये कुछ देर बाद में पता चल सकेगा। अनीता जी अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अमित शाह और सीएम राजे की बैठक के बाद में जो संगठन महामंत्री हैं रामलाल, उनके साथ मुख्यमंत्री ने वार्ता की है, बातचीत हुई है। जो रेस में प्रदेशाध्यक्ष की रेस में जो सबसे आगे है वो 2 नाम बताए जा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और उसके अलावा नारायण लाल पंसारिया। अब देखना ये होगा कि किसके नाम पर सहमति बन पाती है, कौन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बन पाता है।
और उम्मीद यही की जा रही है कि शाम तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग के आंकड़ों ने प्रदेश समेत 5 राज्यों के विकास के सभी दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि देश के आर्थिक विकास में राजस्थान समेत 5 राज्य बाधक बन रहे हैं। बयान के बाद विपक्ष सरकार के कामों को लेकर चुटकियां ले रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता आयोग के बयान पर नाराजगी की जगह मौन रहना बेहतर समझ रहे हैं। बहरहाल बयान की गंभीरता को समझते हुए चलिए प्रदेश के आर्थिक विकास की रफ्तार को जरा जांचते परखते हैं और देखते हैं कि कहां हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक विकास के सफर को हासिल करने वाले लक्ष्य की, जिसके सहारे देश प्रदेश के समग्र विकास को साधा जा सकता है और लक्ष्य के लिए जरूरी है सरकार और प्रशासन की गंभीरता। नीति आयोग के सीईओ के बयान पर गरमाई सियासत। राजस्थान समेत 5 राज्यों पर की थी टिप्पणी। 5 राज्यों के कारण पिछड़ रहा देश। देश के आर्थिक विकास की रफ्तार को लेकर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जो कुछ कहा है उस पर भले ही सियासत शुरू हो गई है, लेकिन कांत के तर्क को देखें तो उतना तर्क संगत नजर नहीं आता है। दरअसल प्रदेश के आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ और ही आंकड़े नजर आते हैं, जो नीति आयोग के सीईओ के बयानों को झुठलाते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 साल में प्रदेश की औसत जीडीपी वृद्धि दर साल 2017-18 में औसत जीडीपी वृद्धि दर रही 6.5%। वहीं प्रचलित कीमतों में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 1,551,051 रुपए सालाना है, जबकि देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,08,615 रुपए है। ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश की जीडीपी में ढांचागत विकास का योगदान लगभग 29% है, जबकि देश में ये 26% है। हाँ, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में विकास की जितनी संभावनाएं हैं उनका दोहन राज्य सरकारें नहीं कर पाई है, लेकिन भूभाग की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य में चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं। हालांकि खनिज, ऊर्जा और पर्यटन ऐसे क्षेत्र हैं जो राजस्थान को देश में सिरमौर बना सकते हैं। सरकार की तरफ से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था वो सरकार उसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो सबको उसका हक, सबको हिस्सा मिलता है, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, हर आदमी के हिस्से में कुछ ना कुछ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमी आई है और इसके कारण से जो ये 5 राज्यों में जो भी हुआ होगा, राजस्थान का संदर्भ में मैं आपसे बात करूँ पर सब में ऐसा ही रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम रहा है। कुछ ये जो 2-3 योजनाएं आई जो कि देश हित के लिए आई, लेकिन उसमें समय लगेगा सब स्टेट को सुधरने में, तो ये चीज़ें सही लगती हैं कि इनका जो योगदान अपेक्षित था वो नहीं मिल रहा है। अगर ये मिले तो देश और आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, इस बात की ज़रूरत है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन अपनी उदासीनता को दूर करे ताकि प्रदेश को पूरा लाभ मिल सके। लेकिन देश की तरह प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लिहाजा प्रदेश में कृषि पर निर्भरता को कम करने के साथ ही सरकार का पूरा प्रयास होना चाहिए लघु उद्योगों के विकास पर भी, जबकि ज्यादा जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर दिया जा रहा है, जिससे अभी उतना कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, प्रदेश में टेक्सटाइल, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट के साथ पर्यटन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि सीधे तौर पर देश के विकास की भागीदारी में इजाफा हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करने वाले थे वो ईज ऑफ डूइंग रही नहीं।
मतलब ईज ऑफ डूइंग की जगह डिफ़िकल्ट हो रहा है बिजनेस करना। और उसके कारण अभी हमने कहीं रिपोर्ट में भी देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स वो बल्कि यहाँ से छोड़ के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि एक व्यापारी टैक्स दे सकता है, अपना पूरी कंप्लाइंस कर सकता है, पर वो एक इजी वे में होनी चाहिए। मतलब उसको टैक्स देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कंप्लाइंस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो उसी टाइप का सिस्टम है। आज छोटे छोटे व्यापारियों पे जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लाइंस का लेवल इतना ज़्यादा कर दिया कि वो चाहते हुए भी वो सिस्टम में नहीं रह पा रहा। बहरहाल सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से निवेशकों को लुभाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सरकार MOU को निवेश में बदलने में नाकाम रही। लिहाजा आवश्यकता है सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अफसरशाही सहयोग, ताकि पिछड़े प्रदेशों की लिस्ट से राजस्थान को बाहर निकाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से BK शर्मा की रिपोर्ट। ये तो रही बात GDP आंकड़ों और आय की बात, लेकिन चर्चा इस बात पर भी है कि शिक्षा में राजस्थान का देश भर में चौथे स्थान पर रहना प्रदेश सरकार जहां खुश है, वहीं नीति आयोग प्रदेश को पिछड़ेपन की श्रेणी में गिन रहा है। ऐसे में चलिए देखते हैं शिक्षा में राजस्थान की क्या स्थिति है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने राजस्थान समेत पूर्वी प्रदेशों को देश के विकास की राह में रोड़ा क्या बताया, उनके बयान पर बवाल शुरू हो गया। राजस्थान में विकास की रफ्तार धीमी होने पर तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश सरकार विकास योजनाओं का पैसा बचाकर फायदे का बजट बना रही है, जबकि मनरेगा जैसी बड़ी योजना राज्य के अपने टैक्स रेवेन्यू और केंद्रीय करों में हिस्सा राशि बढ़ने के बावजूद न तो गरीबी घटी है और न ही शिक्षा का स्तर सुधरा है। कितनी सच्चाई है, चलिए समझते हैं। राजस्थान में साक्षरता 66.1% है। 70,391 सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर। 4 साल में 22 लाख स्टूडेंट्स का नामांकन बढ़ा है। 77,100 शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत 66.1 है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद निचले पायदान पर है। पढ़ने लिखने के मामले में पिछड़े प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। यही कारण है कि देश के दूसरे राज्यों में जहां साक्षरता का प्रतिशत 100% की ओर बढ़ता जा रहा है, तो हमारी साक्षरता दर लगातार कम देखने को मिली है। इस ग्राफ को बढ़ाने के लिए काफी सरकारी प्रयास हुए और हो भी रहे हैं, लेकिन सब नाकाफी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके कई कारण हैं। स्कूली शिक्षा में कम होते नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों की बढ़ रही संख्या, हायर एजुकेशन से रोजगारों की कमी, गुणात्मक शिक्षा की कमी, निजी स्कूलों की तुलना में पिछड़ते सरकारी स्कूल, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रयासों में कमी। इन तमाम कारणों के पीछे एक ही कारण है, और वो है पर्याप्त मॉनिटरिंग का ना होना। सिर्फ ऊपर हम प्रयास करेंगे, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, तो स्थिति वही होगी कि एक बच्चा जो 20 से 25 साल का है, वो 20 से 25 व्यक्ति के मानसिक स्थिति को बदल पाना, जो जिस वातावरण में, जिस परिवेश में वो परिपक्व हुआ है, बन के आगे आया है, उसको बदल पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको बदल पाना, उसके माइंड सेट को बदल पाना इतना आसान नहीं है जितना कि जब बच्चे की परवरिश शुरू से वो विद्यालय जाने लगता है, वहाँ से अगर हम, चाहे वो राष्ट्रीयता का मसला हो, चाहे वो राष्ट्रीय भावनाओं का मसला हो, चाहे वो धर्म और चीज़ों का मसला हो, चाहे सम्मान का मसला हो, चाहे वो नैतिकता का मसला हो, चाहे वो संस्कारों का मसला हो, या जिसको कह रहे हैं कि हम वो बुनियादी शिक्षा, अपने आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ें होंगी जब उसके अंदर वो सारी चीज़ें अगर हम डालेंगे और उनका फोकस खास तौर से बुनियादी से शुरुआत करेंगे, तो ऊपर की एजुकेशन तक हम पहुंच पाएंगे। नहीं कर रही है उनके अंदर जो चीज़ें, उनको देखने वाला, लागू करने के बाद अगर कोई नहीं है तो उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार के कुछ सुधारों की हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सबसे आगे हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी आगे है, पहले भी आगे था और भविष्य में भी आगे हो सकता है, अगर हम जो शिक्षा के कर्णधार है, शिक्षा जगत में जिन लोगों के कंधे पर हैं, वो इसकी ओर ध्यान दें। खास तौर से बुनियादी शिक्षा के ऊपर, उनके संस्कारों की तरफ से आलोचनाएं होती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस सुधार के लिए अगर हमारी जीजी विषय, तो हम सब लोग मिलकर साथ बैठे और उसके अंदर कुछ सुधार की एक आगे हमें मशाल जलानी।
हालांकि सरकारी दावा है कि प्रदेश स्कूली शिक्षा में देश के चौथे पायदान पर है। शिक्षा में आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल से सरकार ने शिक्षा की गुणात्मक सुधार की काफी पहल की है। यहां तक कि बजट को बढ़ाकर 85,000 करोड़ कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में 22 लाख से बढ़कर नामांकन 82 लाख के करीब पहुंच गया। राज्य को नेशनल अचीवमेंट सर्वे में कक्षा 3 में तीसरा, कक्षा 5 में दूसरा और कक्षा 8 में पहला स्थान मिला। प्रारंभिक शिक्षा में 91% स्टूडेंट्स को मिला A+, A और B ग्रेड। इतना ही नहीं, सरकार ने हर ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाए, जिसके लिए 5,000 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत भी किया गया, जिसका परिणाम स्कूलों के रिजल्ट में दिखाई भी दिया। कक्षा 10 में परीक्षा परिणाम 66% से बढ़कर 73% हुआ। कक्षा 12 में 78% से बढ़कर 88% हुआ। वहीं शिक्षकों का रिक्त पद 50% से घटकर 20% पर आ गया। हालांकि अभी भी शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश की बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने के सरकारी प्रयासों में कमी है। जो SMCs हैं अपने सरकारी स्कूलों की, उनका बजट बढ़ाना चाहिए। लोगों को एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहिए, हर तरह से चाहिए, और प्राइवेट स्कूल्स एक इतने बड़ी मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड कर सकते एक स्टेट के अंदर जो सारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा दें। सरकारी तंत्र का जब तक हम एक अच्छी तरीके से सरलीकरण करें, हम स्कूलों में नवीनीकरण करें, हम स्कूलों का, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखना चाहिए, पॉलिसी हमारी क्या है, हमारा SMC का बजट क्या है, प्लस जो एक इंटेंशन है सरकार की कि सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के लिए होता है। सबसे पहले तो उस धारणा के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जातियाँ एवं कम्युनिटीज़ हैं, कई तरह के धर्म, सब धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियाँ बड़ी पिछड़ी हुई हैं। तो पिछड़ी जातियों को अगर मुख्य धारा में लाना है तो आपको इंटरवेंशंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने होते हैं। आप एक ऑर्डिनरी प्रयास से किसी एक पुरानी चली आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुल करिकुलम को भी उस हिसाब से सेट करना होगा कि अभिभावक के पास ये ऑप्शन रहे कि मैं सरकारी स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा सकता हूँ और प्राइवेट में भी। कई बच्चे इस वजह से एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता। मैंने देखा है कहीं RT के बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर RT में एडमिशन नहीं होता तो वो एजुकेशन ही नहीं ले रहे हैं। बहरहाल सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेज विश्वविद्यालयों में भी सुधार की पहल हो रही है। कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में प्रदेश शिक्षा के स्तर में नई ऊंचाइयों को छुएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक में भले ही विकसित राज्यों से पीछे हो, लेकिन सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में तस्वीर कुछ राहत देने वाली है। जरा देखिए। सामाजिक आर्थिक जनगणना के हिसाब से प्रदेश में सुधरे हालात। मध्यम वर्ग के दायरे में प्रदेश में करीब 2 करोड़ लोग। SECC के आंकड़ों के मुताबिक गरीब नहीं 40 लाख परिवार। 20,80,351 ग्रामीण परिवारों के पास है वाहन। जी हाँ, सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 40 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो गरीब की परिभाषा में नहीं आते। इन परिवारों में से अधिकतर निम्न मध्यम वर्गीय या मध्य वर्गीय परिवार हैं। प्रदेश में मध्य वर्ग के परिवारों की संख्या बढ़ी है तो कंज्यूमर गुड्स की खपत भी लगातार बढ़ रही है। तो चलिए समझते हैं सामाजिक आर्थिक जनगणना के हिसाब से राजस्थान में गरीबी अमीरी का गणित। राजस्थान में कुल परिवार 1,31,36,591। ग्रामीण परिवार 1,02,23,073। शहरी परिवार 29,13,518। 20,80,351 ग्रामीण परिवारों के पास है वाहन। 5,22,492 परिवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक कृषि उपकरण। 1,85,669 परिवार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग। 5,70,232 परिवारों में सरकारी नौकरी वाले सदस्य। 3,36,911 परिवार देते हैं आयकर। 19,88,603 परिवारों के पास 3 या इससे अधिक पक्के घर। 9,37,819 परिवारों के पास फ्रिज। 2,29,535 परिवारों के पास लैंडलाइन फोन।
6,77,078 परिवारों के पास 2 या इससे ज्यादा फसल के लिए 5 एकड़ से ज्यादा जमीन। इस तरह कुल 40,70,000 परिवार गरीबी की परिभाषा से बाहर हैं। मतलब ये गरीब नहीं कहलाएंगे। वहीं सरकार ने कई और नई योजनाएं सामाजिक क्षेत्र के लिए शुरू की हैं, लेकिन कमजोर तबके के उत्थान के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब आंकड़े कुछ भी कहें, बयान ने बयानबाजी के लिए हवा जरूर देती है। आयोग के आंकड़ों का असर आगामी चुनाव पर कितना होगा, ये अभी दिखने लगा है। नीति आयोग सीईओ के बयान पर अब बहस छिड़ गई है। क्या राजस्थान सामाजिक सूचकांक में पिछड़ा है? नीति आयोग सीईओ के बयान ने बीजेपी के सामने खड़ी की मुश्किलें। कांग्रेस लगा रही राजस्थान के साथ भेदभाव का आरोप। कांग्रेस इसे अब बनाएगी चुनावों में मुद्दा। विकास मॉडल की विफलता के तौर पर पेश करेगी कांग्रेस। ये बयान ऐसे समय में आया है जब महज 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बवाल तो होना ही है। नीति आयोग सीईओ के इस बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और केंद्र सरकार पर राजस्थान के साथ भेदभाव करने का आरोप जड़ दिया। कांग्रेस पहले से ही भाजपा सरकार पर राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाती रही है। लिहाजा अमिताभ कांत के बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। भारत सरकार ने पक्षपात किया है, ये बात पहली बार नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश में जो भेदभाव हुआ है, तमिलनाडु के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, और आज केंद्र सरकार के ही लोग अगर राजस्थान मध्य प्रदेश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनकी नीयत को प्रदर्शित करता है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। देश एक है, राष्ट्र एक है, हम सब बराबर के नागरिक हैं। जरूरत है इस बात की सरकार ध्यान देकर गरीब किसानों की मदद करे। राजस्थान मध्य प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और इस प्रकार के तथ्य अगर भारत सरकार दे रही है तो आत्मचिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है तो बीजेपी ने खुद को रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा कर लिया है। यही कारण है कि ना तो मंत्री और ना ही बीजेपी पदाधिकारी इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने जरूर जवाब दिया और माना कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश अब भी विकसित राज्यों से काफी पीछे है। कटारिया का कबूलनामा बहुत कुछ कह जाता है। दरअसल आयोग सीईओ ने आंकड़ों के आधार पर बयान दिया था जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे में कबूलनामे के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ने बुलाकर जितना एप्रिसिएशन और जितने इनाम दिए हैं, मैं कह सकता हूं कांग्रेस पूरे जीवन काल को भी ले ले तो 14 तरह से अलग अलग हमारी विशेष परफॉर्मेंस के कारण से, कौशल विकास की दृष्टि से ले लो, बाकी कामों की दृष्टि से हम प्राइज लेकर के आए हैं। वो कोई हम अपने मन से बना के नहीं लाए। कई मापदंड हैं, इन मापदंडों में अभी हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से हमारा जितना दूसरे राज्यों ने जितनी इसमें तो आगे किए उसमें से हम अभी भी पीछे हैं। शिक्षा की दृष्टि से हम लास्ट पायदान पे थे, अभी 2 पायदान ऊपर चढ़े हैं, लेकिन अभी भी हम ऊपर के 8 पायदान में नहीं आए हैं। ये बात सच है। प्रदेश में सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा सहित बुनियादी क्षेत्रों में विकास के सभी दावों की नीति आयोग ने हवा निकाल दी है। आयोग के इस बयान के कई मायने हैं। दरअसल बीजेपी की सरकार बनते ही योजना आयोग की जगह इस नई संस्था को खड़ा किया गया था, जो अब खुद विकास के लिए सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रही है। ये सवाल अब विरोधियों के लिए चुनाव का मुद्दा बन गए हैं, जिसकी सियासी बहस सुनाई देने लगी है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।